मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर ब्राइट। हाँ, फ्यूचर हमेशा से था। वो थोड़ा हाँ, इंडिया में जैसे प्रोडक्शन कम होता है, तो इसीलिए हम लोगों का एक कंसेप्शन बन गया था कि हाँ, कंपनीज़ नहीं है क्योंकि। अभी आ रहा है जैसे स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 5-10 साल या फिर 2-3 सालों में भी बहुत ग्रोथ आएगा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का। तो मेटलर्जी जैसे इस बार जो हुआ है ना, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी एनआईटीज़ है, आईआईटीज़ है, तो मेटलर्जी, माइनिंग, ये जो 2 ब्रांच है, इन 2 ब्रांच का सारे कॉलेज में प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 80% के आस-पास रहा है। तो डिमांड तो बढ़ेगा अभी, प्रोडक्शन क्योंकि हाई हो रहा है। इंडिया भी अब जा रहा है, मतलब उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में घुस रहा है अच्छे से। तो मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत एनर्जी रिलेटेड है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड है, बायोमेटेरियल्स रिलेटेड है। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो नॉर्मल ह्यूमंस परचेज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वो जो गैप है उसको जानने के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि चाहे कोई रिसर्च के लिए कितना भी इंटरेस्टेड हो, उसको बीटेक के बाद 1 साल एटलीस्ट जॉब करना चाहिए। हाँ, रिसर्च का स्कोप तो मटेरियल्स इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ हमारा बनाया हुआ ही नहीं है, जो मटेरियल्स है वो पहले से बनाया हुआ है। तो उनका जो कोरिलेशंस है उनको डिफाइन करने के लिए एक रिसर्च फील्ड आ गया, उनको जॉइन करके उनसे कुछ आउटपुट निकालने के लिए एक रिसर्च फील्ड आ गया। मतलब 2-3 ऐसे ब्रॉड एरियाज निकल जाते हैं, वहाँ से फिर डोमेन्स निकलता है। तो मटेरियल्स रिसर्च एक्चुअली मटेरियल्स रिसर्च जो है ना, वो एक्चुअली उसके अंदर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों आ जाता है। मटेरियल्स फिजिक्स का जैसे 2 पार्ट होता है, कोर्स फिजिक्स जो होता है, एक मटेरियलिस्टिक फिजिक्स या फिर एनर्जी फिजिक्स जो होता है। अभी धीरे-धीरे जो शिफ्ट हो रहा है, जैसे पहले हम लोग मेटलर्जी का मतलब ये समझते थे कि एक्सट्रैक्शन, स्टील, आयरन इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ये सब। पर अभी जो शिफ्ट आया है ना मेटलर्जी का, तो नॉन मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जैसे बायो मटेरियल्स आ रहे हैं, नैनो मटेरियल्स आ रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए जो मटेरियल्स है वो आ रहा है, सेंसर मटेरियल्स आ रहे हैं। तो जो शिफ्ट है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसा ही बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मेटलर्जी का जो जॉब है सिर्फ मेटल्स तक ही सीमित है। अभी जो नॉन मेटल्स है वो भी बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। तो ये बहुत एक ह्यूज स्कोप है। अगर अच्छे से कोई मतलब बच्चा पढ़ेगा तो उसका सही मतलब कॉन्सेप्ट सब क्लियर रहना चाहिए, तो उसका लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा। कोई तुम देखते रहोगे 5000 बीसी से, तो एक एज जो है ना वो एक मेटल के नाम पे रखा गया है। तो एक मेटल आता है जब, तो पूरा मतलब सिविलाइजेशन को चेंज करता है। अभी जैसे सिलिकॉन एज खत्म हुआ है, अभी नए फंक्शनल मटेरियल्स आ गए, नैनो मटेरियल्स आ गए, कंपोजिट्स आ गए, बहुत सारे न्यू मटेरियल्स आ गए। तो मतलब मटेरियल्स का जो रिसर्च है वो चलता रहेगा। तुम जैसे न्यू फंक्शनलिटी तुम्हारे डिमांड में आएगा कि तुमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन एक्चुअली नेचर में ही एग्जिस्ट करता है। इंसान खुद कुछ नहीं बनाता, सब कुछ पहले से ही होता है, हम जोड़ते हैं, बस कनेक्शन बनाते हैं। तो उस फंक्शनलिटी को पूरा करने के लिए तुमको नए मटेरियल्स डिस्कवर करने पड़ेंगे। मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन होता है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर जाके तुम कोई प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये डिमांड तो कम नहीं होने वाला। और Hello everyone. Now I am with Rabin Mandal sir. He is working at Vedanta. He graduated from IIT Durgapur this year, and today he came for the convocation ceremony. So I am getting this moment to talk with him. So first of all, welcome Rabin Dada on my YouTube channel. थैंक यू। भैया हम लोग बैक से स्टार्ट करते हैं कि अभी जैसे आप वेदांता में अराउंड 1 और 2 मंथ्स वर्क करके आए, तो पहले वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वर्क कल्चर क्या है, क्या वर्क आपको देखा कि आप मेटलर्जी डिपार्टमेंट से हैं, आपको क्या वर्क दिया हुआ था, फिर हम लोग बैक आएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसा था। पहले बताइए कि वर्क कैसा था वहाँ का। जैसे बेसिकली जैसे मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का जो कोर्स है यहाँ पे, वहाँ पे बेसिकली ये सिखाता है कि जैसे वो कैसे मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो ओर से, या फिर कौन से प्रोसेस से करने से एफिशिएंट होता है, ये सारे प्रॉपर्टीज और ये सारे प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। और जहाँ पे वेदांता एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कंपनीज इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे वेदांता एल्युमिनियम हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, स्टारलाइट कॉपर हो गया। तो मैं बेसिकली वेदांता का जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसका पार्ट हूँ। तो वहाँ पे होता है कि जिंक एंड लेड इन दोनों पे फोकस किया जाता है, उनको एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जो अगुछा है, जो अगुछा का रामपुरा अगुछा माइंस जो है, वहाँ पे मैं बेसिकली अभी एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हूँ। तो वहाँ पे करते कि पहले जैसे ओपन पिट माइन होता है, तो ऊपर से गैलेना जो लेड या फिर जिंक का जो ओर होता है वो गैलेना होता है, ठीक है, उसमें दोनों रहते हैं। अब जैसे ओपन कास्ट माइनिंग पहले होता था, पर अभी वो नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जो एनरिचमेंट लेवल है वो बहुत कम हो गया। तो अभी अंडरग्राउंड मतलब यूजी से ओर निकाल रहा है, अंडरग्राउंड माइनिंग चल रहा है। तो वहाँ से बेसिकली माइन करके ओर को लाया जाता है क्रशर्स में, फिर क्रशिंग ग्राइंडिंग वो सब करके मिल्स में लाया जाता है। तो बेसिकली हम लोग जहाँ पे है अभी रामपुरा अगुचा माइंस पे, वहाँ पे माइनिंग का काम होता है एंड मिल का काम होता है। बेसिकली जो मिनरल बेनिफिशिएशन वाला पार्ट होता है उधर वो होता है, ठीक है। अब जैसे तुम जो ओर लेके आए हो उसमें जैसे जिंक का परसेंटेज 6 to 7% होता है, तो तुम 6 to 7% तो मेटल नहीं निकाल सकते, तो उसको कैसे एनरिच करके तुम 50 to 60% ले जा सकते हो ताकि वो स्मेल्टर में निकाल सको। वो हमारा काम होता है, कैसे एनरिच करोगे। जैसे पहले मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, फिर साइक्लोन सेपरेटर हो गया, उसके बाद फ्लोटेशन हो गया, क्लीनिंग हो गया, फिल्ट्रेशन ऑपरेशन हो गया, वो सब करके जो एंड प्रोडक्ट निकलता है उसको हम भेज देते हैं। जैसे हम लोग का राजस्थान में ही है, दरीबा में है स्मेल्टर, देबारी में स्मेल्टर है, चंदेरिया में स्मेल्टर है। तो ये 3 स्मेल्टर पे चला जाता है। अब वहाँ से बाकी जैसे रोस्टिंग होता है या फिर तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये इतना टेक्निकल प्रोसेस है। हाँ, मतलब ये सारे प्रोसेसेस कंपनी में होता है। अब जो अभी प्रोसेस कंपनी में कर रहे हैं और जो यहाँ पर वो कितना रिलेवेंट। अच्छा, जैसे कि थ्योरिटी में हम लोग जब नॉन फेरस एक्सट्रैक्शन पढ़े थे, तो वहाँ पे बेसिकली इतना डिटेल नहीं था। जैसे वहाँ पे था कि ठीक है, क्रशिंग कर दिया, मिलिंग कर दिया, उसके बाद फ्लोटेशन में चले गए। पर वो जो क्रशिंग का ही एक बहुत बड़ा यूनिट है, मतलब क्रशर्स यूनिट बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। मतलब कैसे क्रशिंग का जो मेंटल होता है उसको कंट्रोल करोगे, वहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, तुम्हारे प्रोसेस वाला सारे लोग जो इंजीनियर्स हैं उनका मतलब फोकस लगता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं बुक्स में, तो ऐसा लिमिटेड नहीं है। मतलब वहाँ पे जाके तुमको सिर्फ क्रशिंग के बारे में जानने में ही तुमको 2 महीना लग जाएगा,
सिमिलरली मिल्स पे ऐसा है, हम लोग जैसे बुक्स पे देखते हैं कि ऐसे मिल घूमता है तो बस वही घूमता है और इस प्रोसेस के थ्रू एट्रिशन हो रहा है, इसके थ्रू क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता, वो मिल का घूमने के लिए भी क्या क्या जरूरी है, कितना प्रेशर पंप्स रहता है, कितना बियरिंग्स काम करता है, सब कुछ जानना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब एक भी, जैसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा अभी तो 1 ही महीना हुआ था, तो गलती से जो जैसे मिल जब घूमता है तो बहुत हाई पावर लेता है, जैसे हमारा जो मिल है सैग मिल, तो वो है 2200 किलोवाट का, मतलब बहुत ही पावरफुल, ठीक है 2200 किलोवाट। तो उसमें क्या है, मतलब जो लोड रहता है उसमें 90 टन के आसपास रहता है, तो कभी भी अगर वो बंद हो जाए ना, उसको तुम डायरेक्ट चलाने जाओगे तो मोटर ही जल जाएगा। उतना लोड 90 टन का लोड अगर तुम उतनी स्पीड से घुमाने जाओ तो बहुत हाई टॉर्क लगेगा। तो वही चीज एक बार हुआ था मेरे से, गलती से इमरजेंसी स्टॉप लग गया था, तो VSD फॉल्ट आ गया, सारे बेरिंग्स का टेम्परेचर लो हो गया, ऑयल फ्लो नहीं हो रहा, मतलब एक गलती के लिए तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली अभी जैसे मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, पर मेरे को अभी रिसेंटली शिफ्ट इंचार्ज एज ए शिफ्ट इंचार्ज डाल देगा मेरे को, तब मेरे को ये सारा प्रॉब्लम अकेले फेस करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है मेरे सीनियर्स लोग या फिर जो भी एरिया इंचार्ज जो इंजीनियर्स है वो लोग हेल्प करे, पर देखना मेरे को ही पड़ेगा। और कुछ बोलो। हाँ, और वर्क कल्चर वहाँ पर कैसा रहा, मतलब टीममेट से कैसा है अच्छा। रिलेशन? टीम में देखो, वहाँ पे जैसे मूवीज या फिर जैसे नॉर्मली सुनते हैं ना कि कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत कंपटीशन होता है, हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सब लोग अपना अपना रोल जानते हैं और अपना अपना काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों कोलाइड कर रहे हैं, सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा, उतना बड़ा प्लान नहीं चलेगा। हर मतलब छोटे से लेवल से एकदम एग्जीक्यूटिव लेवल तक पूरा कनेक्शन नेटवर्क अच्छा बना रहना चाहिए। एक भी जगह पे गैप हुआ तो बहुत बड़ा मतलब प्लांट में शट डाउन भी आ सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। और फेलोमेट्स मतलब जैसे हम लोग 15 लोग गए थे वहाँ पे, तो 7 माइनिंग के थे, तो माइनिंग वाले तो अलग हो गए, वो अंडरग्राउंड में काम करते हैं। मिल में भी 4 मिल्स है हमारे प्लांट में, तो चारों डिवाइड हो गए। तो जैसे हम लोग मेटलर्जी से है तो हम लोग बेसिकली प्रोसेस और OT में रहते हैं, जो लोग मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल के, वो लोग मेंटेनेंस का देखते हैं। तो अभी कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आया जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तब हम उनको बुलाते हैं कि आप देख लो मैकेनिकल में क्या प्रॉब्लम आया है। तो जैसे आपका ये तो मतलब प्रोसेस हुआ, ये कल्चर ऐसा हुआ, कल्चर भी काफी अच्छा, सबका मतलब अपना सेपरेट है, सबको मतलब कि आपस में मतलब रहना है, बाकी कोई कंपटीशन नहीं, नहीं, कोई competition नहीं। डिवाइडेड वर्क है, आपको अपने में बेहतर करना है। हाँ, आपने में और ये जैसे भैया आप बताएं कि वहाँ पर जो एक्चुअल मतलब इंडस्ट्री में जो वर्क हो रहा है और जो हम लोग कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है, हाँ, और तो वो डिफरेंस को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉलेज में क्या कर सकते हैं, मतलब कि स्टूडेंट लेवल पे क्या कर सकते हैं और कॉलेज को क्या कुछ दूसरा क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा देखो, मैं पर्सनल लेवल पे अगर तुम बोलना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप 2 महीने का एटलीस्ट करना चाहिए सभी को, तब जाके थोड़ा बहुत कल्चर पता चलेगा कि कैसा होता है। जैसे हम लोग अभी 1 ही महीना गए तो बहुत कुछ सीखे हैं, 2 महीने जाओगे तो और ज्यादा सीखोगे, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे काम नहीं होता जैसे हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये बटन दबा दिया कंडीशन चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, उसके साथ बहुत कुछ लिंक होता है, ठीक है। और कॉलेज का मैं बोलूंगा कि कॉलेज अथॉरिटी को सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जैसे हम लोगों को पढ़ा रहा है तो उसमें इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल टच भी रहना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों का NIT दुर्गापुर है, दुर्गापुर में यहाँ पे DSP है, ASP है, पास में ही बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो कॉलेज ऐसा टाइप्स बना सकता है कि हफ्ते में 2 दिन अपने स्टूडेंट्स लोगों को भेज दिया कि वहाँ पे जाके हमने एक शिफ्ट काम करो, 5 घंटा 6 घंटा काम करके सीख के आओ। तो ये अगर एक महीना 2 महीने में नहीं होगा, अगर सपोज पूरे 3rd ईयर एंड 4th ईयर आप कभी भी संडे चले जाओ, सैटरडे चले जाओ, ऐसा कोई टाइप रहेगा, तो उसमें वो एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, तब जाके उसको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे काम होता है। तो बेसिकली वो टाइप्स रहना चाहिए, वो कॉलेज की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि अकेले स्टूडेंट अप्लाई करने जाएगा तो बहुत सारे रेगुलरिटीज फॉर्मेलिटीज आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम होता है। राइट, ये कॉलेज को करना चाहिए, स्टूडेंट अपने लेवल पर भी ये ट्राई कर सकते हैं, या फिर मतलब अपने यूनियन बना के HOD को कांटेक्ट करें, क्योंकि इसमें मतलब फायदा तो दोनों का होगा, मतलब इंस्टीट्यूट को कुछ लेना देना नहीं है, नहीं। इनके पास जाएंगे उनका फायदा होगा, उनको भी एक मतलब फ्री में एक वॉलंटियर मिलेगा, साथ ही साथ बच्चों को भी एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ। इसके लिए बस HOD के साथ इनको अपना यूनियन बना के कांटेक्ट करें। हाँ, वो कर सकते हो, पर वही प्रॉब्लम आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं देता बहुत लंबे टाइम तक, मतलब जैसे 6 महीने का हो गया कि तुम करना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट परमिशन नहीं देता। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है कि एटलीस्ट एक रेंज कर दो कि हाँ इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकते आप, पर अगर आसपास हो तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा कुछ करना चाहिए, तो ठीक होगा वो चीज़। आप तो आप मेटलर्जी को इंडस्ट्री से भी देख लिए और एज ए स्टूडेंट भी देख लिए, तो आपको क्या लगता है कि मेटलर्जी का क्या फ्यूचर है, और मतलब एज ए होल आप क्या सजेशन देंगे दो स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग? देखो बेसिकली मेटलर्जी का जब तक मैन्युफैक्चरिंग रहेगा या फिर प्रोडक्शन कोई भी चीज़ का रहेगा। अभी एक मिनट में मुझे याद है रिसेंटली इलोन मस्क ने ट्वीट किया था कि मेटलर्जिकल साइंस इज द फ्यूचर। हाँ बेसिकली बिकॉज देखो ना तुम, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देख लो या फिर उससे भी पहले जब एक जैसे पूरे हिस्ट्री से तुम देखते रहोगे 5000 BC से, तो एक एज जो है ना वो एक मेटल के नाम पे रखा गया है। तो एक मेटल आता है जब, तो पूरा मतलब सिविलाइजेशन को चेंज करता है। अभी जैसे सिलिकॉन एज खत्म हुआ है, अभी नए फंक्शनल मटेरियल्स आ गए, नैनो मटेरियल्स आ गए, कंपोजिट्स आ गए, बहुत सारे न्यू मटेरियल्स आ गए। तो मतलब मटेरियल्स का जो रिसर्च है वो चलता रहेगा। तुम जैसे न्यू फंक्शनलिटी तुम्हारे डिमांड में आएगा कि तुमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन एक्चुअली नेचर में ही एग्जिस्ट करता है। इंसान खुद कुछ नहीं बनाता, सब कुछ पहले से ही होता है, हम जोड़ते हैं, बस कनेक्शन बनाना है। तो उस फंक्शनलिटी को पूरा करने के लिए तुमको नए मटेरियल्स डिस्कवर करने पड़ेंगे, मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर में क्या रिलेशंस होता है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर जाके तुम कोई प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये डिमांड तो कम नहीं होने वाला। और एक मतलब बहुत एक वो कल्चर रहता है ना कि अभी तो जैसे प्लांट में सब कुछ ऑटोनोमस चल रहा है तो लोगों की जरूरत कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने ऑटोमेशन आएंगे ना उसका उतना मतलब मेंटेनेंस में भी उतना लोग चाहिए होंगे। मतलब वो बहुत हार्श एनवायरमेंट में चलता है। तुमको जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली जो होता है वो कभी बंद नहीं रहता, हमेशा चलता रहता है, और इसीलिए उस मतलब प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, रोज आते रहते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे। तो वो मतलब वो वाला सिस्टम नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अगर इंडस्ट्री में आ गया या फिर इंडस्ट्री 4.0 आ गया तो जॉब्स चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, नए जॉब्स आ जाएंगे। मेटलर्जिकल इंजीनियर्स को डिमोटिवेटेड नहीं रहना है, नहीं, आपके लिए हमेशा जॉब रहेंगे। हाँ। और कैसे जॉब रहेंगे भैया ने बताया कि एक्चुअली जॉब है, क्योंकि ये भी प्लेड हुए हैं और ये जॉब है। हाँ।
अब भैया आप बताइए और अपने बारे में। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे सबसे बड़ा चीज़ है कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में जो बैचलर्स करते जो लोग मेटलर्जी के अभी बैचलर्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेटलर्जी मतलब कोर एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी पे जॉब कर सकते हैं। वो लोग जैसे अभी टेस्टिंग में हो गया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गया, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गया, उसमें जा सकते हैं। करोजन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, जैसे जो ऑयल एंड गैस कंपनीज होते हैं उनको पाइपलाइंस पे करोसिव एनवायरमेंट रहता है जनरली, या फिर जो ऑयल रिग्स हो गया ओशियंस पे, उसमें ये प्रॉब्लम रहता है, तो वो वहाँ पे भी जा सकता है। मेंटेनेंस में तो जा ही सकता है, क्योंकि मटेरियल का जैसे कोई भी हार्श एनवायरमेंट जैसे फर्नेस के अंदर का हो गया रीजन, या फिर कोई भी रिएक्टर का हो गया, तो वहाँ का जो मतलब एनवायरमेंट रहता है वो मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं रहता, तो तुमको हमेशा मटेरियल का वो ध्यान रखना पड़ता है कि मटेरियल मतलब इरोज ना हो जाए, या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट या डैमेज ना हो जाए। तो ये सब चीजें मतलब है, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन पे जा सकता है। कैरेक्टराइजेशन पे तो कोई भी कंपनी हो जाए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए, फार्मास्यूटिकल्स हो जाए, कोई भी कंपनी, पॉलीमर कंपनी हो जाए, कैरेक्टराइजेशन बहुत जरूरी पार्ट है कोई भी मटेरियल का या फिर कोई भी प्रोडक्ट का। तो उस फील्ड में जा सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत वेराइटीज है। अभी जैसे अभी धीरे धीरे जो शिफ्ट हो रहा है, जैसे पहले हम लोग मेटलर्जी का मतलब ये समझते थे कि एक्सट्रैक्शन, स्टील, आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये सब। पर अभी जो शिफ्ट आया है ना मेटलर्जी का, तो नॉन मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ ज्यादा जा रहा है। जैसे बायो मटेरियल्स आ रहे हैं, नैनो मटेरियल्स आ रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए जो मटेरियल्स है वो आ रहा है, सेंसर मटेरियल्स आ रहे हैं। तो जो शिफ्ट है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसा ही बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मेटलर्जी का जो जॉब है सिर्फ मेटल्स तक ही सीमित है। अभी जो नॉन मेटल्स है वो भी बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं। तो ये बहुत एक ह्यूज स्कोप है। अगर अच्छे से कोई मतलब बच्चा पढ़ेगा तो उसका सही मतलब कॉन्सेप्ट सब क्लियर रहना चाहिए, तो उसका लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे वो मतलब रिसर्च में जाए और या फिर इंडस्ट्री में जाए। रिसर्च का भी यहाँ काफी स्कोप। हाँ, रिसर्च का स्कोप तो मटेरियल्स इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये चीज हमारा बनाया हुआ ही नहीं है। जो मटेरियल्स है वो पहले से बनाया हुआ है, तो उनका जो कोरिलेशन है उनको डिफाइन करने के लिए एक रिसर्च फील्ड आ गया। उनको ज्वाइन करके उनसे कुछ आउटपुट निकालने के लिए एक रिसर्च फील्ड आ गया। मतलब 2-3 ऐसे ब्रॉड एरियाज निकल जाते हैं, वहां से फिर डोमेन्स निकलता है। तो मटेरियल्स रिसर्च एक्चुअली मटेरियल्स रिसर्च जो है ना, वो एक्चुअली उसके अंदर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों आ जाता है। मटेरियल्स फिजिक्स का जैसे 2 पार्ट होता है, फोर्स फिजिक्स जो होता है, एक मटेरियलिस्टिक फिजिक्स या फिर एनर्जी फिजिक्स जो होता है। तो वो 2 फिजिक्स का पार्ट प्लस केमिस्ट्री का पार्ट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सारे ये पार्ट्स पूरे मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर ही आते हैं। मतलब वो बेसिकली साइंस आ गया, मटेरियल साइंस हो गया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बट उसको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है उसके मतलब प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज करना है, वो इंजीनियरिंग के पार्ट में आ गया। तो ये सारे डोमेन इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है। आप जितने भी हायर स्टडीज में जाओ, कोई मतलब ऐसा ये नहीं, मतलब डिवीजन जैसा नहीं रहेगा कि हाँ आप मेटलर्जी से हो तो उधर ही काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिजिक्स में भी जा सकते हो, केमिस्ट्री में भी जा सकते हो, प्रोडक्शन में भी जा सकते हो, सारे में जा सकते हो। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर ब्राइट। हाँ, फ्यूचर हमेशा से था। वो थोड़ा हाँ, इंडिया में जैसे प्रोडक्शन कम होता है तो इसीलिए हम लोग का एक कंसेप्शन बन गया था कि हाँ कंपनीज नहीं है, क्यों अभी आ रहा है, जैसे स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 5-10 साल या फिर 2-3 सालों में भी बहुत ग्रोथ आएगा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का। तो मतलब जैसे इस बार जो हुआ है ना, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी NITs है, IITs है, तो मेटलर्जी, माइनिंग, ये जो 2 ब्रांच है, इन 2 ब्रांच का सारे कॉलेज में प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 80% के आसपास रहा है। तो डिमांड तो बढ़ेगा अभी, प्रोडक्शन क्योंकि हाई हो रहा है। इंडिया भी अब जा रहा है, मतलब उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में घुस रहा है अच्छे से। तो अगले 10-20 साल तो कोई चाप ही नहीं रहेगा, मतलब मेरे हिसाब से। ये तो आप पूरा जॉब्स के बारे में बता दिए, क्या एक्सपीरियंस है, सैलरी इनसाइट्स क्या है, या फिर मतलब क्या रेंज बोलना चाहेंगे आप? तो इसमें रहता है, बोनस ऐसा लगा रहता है, वो सब रहता है। पर एक चीज़ है, मतलब जैसे हम लोगों का जहाँ पे है वहाँ पे मतलब जो रहने का खर्चा होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब हार्डली 500 रुपीज़ पर मंथ या फिर 700 रुपीज़ पर मंथ अगर अच्छा क्वार्टर हुआ तो। और ट्रांसपोर्ट फीस भी बहुत कम है, खुद का बसेस है, तो वहाँ पे कॉलोनी से जाता है, प्लांट तक, मार्केट तक, सब जगह जाता है। और फूड का बेवरेज भी बहुत कम है, प्लांट के अंदर तो तुमको सब्सिडाइज फूड मिलता है। तो ओवरऑल अगर पूरा मंथली खर्चा देखोगे तो 1% का ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार में हो जाता है, खाना मिला के 6-7 हज़ार हो जाता है। बाकी पूरा जो पैसा होता है वो आपका सेव रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे सिटीज़ यहाँ पे जैसे दिल्ली, गुड़गांव ऐसा हो गया, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट, रहने का कॉस्ट रहता है, वो सब इधर नहीं रहता। मतलब आपके पास अच्छा खासा सेविंग्स बचा रहेगा अगर आप चाहते हो। थैंक यू भैया, आप आपका सैलरी इनसाइट्स बताएं। अब आप अपनी पूरी जर्नी बताइए बीटेक के 4 सालों का। आपने कैसे कैसे पढ़ाई किया, कब क्या पढ़ाई किया, कितने इंटर्नशिप किए, क्या इंटर, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बहुत सारे इंटर्नशिप किया है। कैसे इंटर्नशिप किया, कैसे अप्रोच की इंटर्नशिप के लिए, और ये जो मतलब फाइनली जो अभी आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज का डेवलपमेंट का कैसे प्रोसेस क्या था? जैसे बेसिकली जब हम पहले आए थे फर्स्ट ईयर में, तब हमको उतना आइडिया नहीं था कि मेटलर्जी के मतलब कैसा होगा। तो हमको बस वो आइडिया था कि हाँ मेटलर्जी मतलब मेटल्स के रिलेटेड होता है, तब इतना डिटेल में नहीं पता था। फिर मैं डिपार्टमेंट में गया, देखा थोड़ा, सेमिनार्स जो आए थे, मतलब अच्छे खासे एलुमनीज जो आए थे, डिस्टिंग्विश्ड एलुमनीज जैसे विक्रमजीत बसु सर हो गए, तो उन लोगों का सुन के, मतलब सेमिनार अटेंड करके, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करके मुझे पता चला कि नहीं, इस डोमेन में बहुत कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पहले का तो 3rd सेमेस्टर जो रहता है वो तो बेसिक्स फंडामेंटल्स को क्लियर करने में चला जाता है। फिर मतलब जो सेकंड ईयर का सेकंड सेम होता है, बेसिकली 4th सेम जो होता है वो आ गया। तब आप थोड़ा डेप्थ में आप घुसने की कोशिश करते हो। फिर कभी भी आप में इतना नॉलेज नहीं होता कि आप मतलब प्रोजेक्ट में डायरेक्ट घुस सकते हो, क्योंकि बहुत सारा चीजें आपको नहीं पता होता रिसर्च के बारे में, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो जाए, इंडस्ट्री के बारे में भी नहीं पता होता, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रियल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 3rd ईयर से स्टार्ट होता है। और थर्ड ईयर जो है बीटेक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। उसमें पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत न्यू आते हैं और बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं। पर उसको अगर मतलब आप सही फोकस से करोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो 3rd ईयर ही होता है जब आपको अप्लाई भी करना पड़ता है। कोई भी इंटर्नशिप बोलो या फिर प्रोजेक्ट्स बोलो, सबसे ज्यादा पैसा 3rd में आता है। तो जैसे मैंने पहले 2 ईयर में तो कोई इंटर्नशिप किया नहीं था, और उसके बाद कोविड का लॉकडाउन आ गया था, तो थोड़ा प्रॉब्लम आया था सेकंड सेम के एंड में, सेकंड सेम का जो समर होता है। पर मैंने जो अपना जर्नी बेसिकली स्टार्ट किया था वो 5th सेम से स्टार्ट किया था, 5th सेम के बाद से। तो मैंने वो 5th सेम के बाद से 7th सेम तक ये 2 सेम अच्छे से पढ़ाई की थी।
डिपार्टमेंट के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी होता है वो हो गया, फिजिकल मेट्रोलॉजी में जो जैसे हीट ट्रीटमेंट हो गया, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, ये सारी चीजें, फेज डायग्राम, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें फोकस किया और साथ साथ रिसर्च पेपर भी पढ़ता रहा, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी सोचते भी हो कि आपको रिसर्च में जाना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में, जैसे फंक्शनल मटेरियल्स के फील्ड में क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स फील्ड में क्या हो रहा है, या फिर क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं, तो वो आपको जानने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे मैं अपना वो मतलब एपेटाइट बिल्ड कर रहा था कि रिसर्च पेपर पढ़ के थोड़ा जान के कि हाँ ऐसा होता है, टेड टॉक्स फॉलो करता था, कॉन्फ्रेंसेस जो ऑनलाइन होता था, कोर्सेरा से लिंक आ जाता था, वहाँ पे दिखता था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, या फिर स्कूल में कॉलेज भी हेल्प किया यहाँ पे, जैसे साइसेल बहुत सारे लेक्चर सीरीज, या फिर IIM NIT दुर्गापुर चैप्टर जो था वो बहुत सारे लेक्चर सीरीज करवाए थे। तो ऐसे ऐसे मतलब अटेंड करके मेरे को आइडिया हो गया था कि हाँ मुझे कौन से फील्ड में जाना है, फिर कौन से फील्ड में रिसर्च करना है। उसके बाद मैंने इंटर्न में अप्लाई किया। अब इंटर्न में अप्लाई करने का जर्नी भी बहुत मतलब अब वो थोड़ा एडवेंचरस होता है कि आप अपने हिसाब से पहली बार जब मेल करते हो कोई प्रोफेसर को या साइंटिस्ट को, तो आपको पता नहीं होता कि आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। तो ऐसे मतलब पहले टाइम जब हम किए थे तब तो उसका रिप्लाई आता नहीं था। मतलब हम लोग 10 दिन में करीब 100 मेल कर किए थे, पर लकीली बहुत सारे 5-10 ऐसे रिप्लाई आए थे। तो फिर उनसे बात हुआ कि हाँ आप दोनों पूछे कि कौन से एरिया में काम करना चाहते हो, हमने बताया, फिर दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने काम किया। तो वैसे पहले जैसे मेरा इंटर्न हुआ था IIT खड़गपुर में, तो वो इंटर्न काफ़ी अच्छा चला था। तो वहाँ से मेरे को सीख मतलब मिला, ऐसा जो एक्सपीरियंस था वहाँ से मिला कि कैसे आप एग्जिस्टिंग डेटा जो है आपके पास, जो पहले रिसर्चर्स लोग जो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, वहाँ से जो डेटा मिलता है, वहाँ से आप नया कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर वहाँ से आप मतलब नया डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको एनालाइज करके कोई रिजल्ट या फिर आउटपुट पे आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ाता है। कोई भी रिसर्च आप शायद शुरू करना चाहते हो, आपको पहले बैकअप लेना पड़ेगा। मतलब पहले उस फील्ड में क्या रिसर्च हुआ है, कहाँ पे गलती हुआ है, या फिर आपको लगता है कि हाँ आप कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ एनालिसिस नहीं हुआ है या फिर मेजर नहीं हुआ है जो इफेक्ट कर सकता है कोई भी आपका रिजल्ट, जो भी इफेक्ट आप चाहते हो देना कोई भी प्रोडक्ट पे, कोई भी प्रोसेस पे। तो इसके लिए आपको लिटरेचर सर्वे जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो लिटरेचर सर्वे का पार्ट अगर कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे पढ़ के कल्चर से आ ही जाएगा कि हाँ रिसर्च ऐसे होता है। और रिसर्च पेपर लिखने से भी ज़्यादा फोकस आपको रिसर्च के प्रोसेस में करना चाहिए, क्योंकि पेपर्स तो अगर आपका डेटा सब सही निकला, आपका एक्सपेरिमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया हो, या फिर आपने जो थियोरेटिकल कंक्लूजन ड्रॉ किया हो वो आपके प्रेडिक्शन से मैच कर रहा हो, तो आप पेपर लिख सकते हो, उसमें कोई चाप नहीं है। और कभी भी रिसर्च में ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ आजकल के थोड़े कल्चर ऐसा बन गया है कि कहीं से भी डेटा उठा लो, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके मतलब पब्लिश कर दो ताकि पेपर्स का वो बढ़ जाए, पर वो रियल रिसर्च नहीं होता। अगर आपको रिसर्च का जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना है, या फिर तो आपको सोचना पड़ेगा। मतलब मैं उस टाइम पे कोविड था, पर उस टाइम पे बहुत खाली टाइम भी था, तो इसलिए हम सोचते थे कि मतलब ये जैसे कैसे काम करेगा। जैसे हम लोग डिफ्यूजन में काम किए थे, थर्मोडायनामिक मटेरियल्स डेवलपमेंट पे काम, थर्मोडायनामिकल मटेरियल्स डेवलपमेंट पे काम किए थे, तो वहाँ पे मतलब आपको थियोरेटिकली सोचना पड़ता था कि हाँ अगर मतलब एटम्स ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे कोई थर्मोडायनामिक बैरियर आ जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी आउटकम क्या आ सकता है। तो ये सब सोचते सोचते एक रिसर्च कैपिटल बिल्ड हो जाता है, तो वो फ्यूचर में हेल्प करता है। उसके बाद मैंने जैसे CSIR CMARI पे इंटर्न किया, वो भी मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एंड NDT पे था, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आया मेरे को, क्योंकि मेरे पास पहले से एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं मटेरियल्स मॉडलिंग पे भी काम किया हूँ, NML पे। फिर एक इंडस्ट्रियल इंटर्न भी करना जरूरी था, क्योंकि जॉब पहले 1-2 साल एटलीस्ट जॉब मेरे को करना था। फिर मैं रिसर्च के बारे में पहले बाद में सोचता कि हाँ स्टडीज करना है कि नहीं करना है, पर पहले 1-2 साल जॉब का एक्सपीरियंस जरूरी होता है, मेरे को ये लगता है, क्योंकि आप थोड़ा वापी मतलब फैमिलियर हो जाते हो कि हाँ रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है अभी। क्योंकि रिसर्च का जो एकेडमिक रिसर्च होता है उसका एक लिमिटेशन ये भी होता है कि वो एकेडमिक और लैबोरेटरी स्केल पे हो रहा है। कोई भी रिसर्च आप कर रहे हो वो लैबोरेटरी स्केल पे हो रहा है। जब उसको दुनिया तक पहुंचाना चाहोगे तो आपको कमर्शियलाइज करना पड़ेगा। तो जब भी कमर्शियलाइज करने जाओगे तो वहाँ पे प्रोसेस एफिशिएंसी, मॉनिटरी बेनिफिट्स, वो सारी चीजें आ जाता है। प्रोडक्शन रियलिटी कितना है, प्रोडक्शन एक्सपेक्टेंसी कितना है, एफिशिएंसी कितना है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको मेरे ख्याल से चाहे वो रिसर्च का बंदा हो या फिर ना हो, या फिर आप इंटरेस्टेड हो कि ना हो, आपको 1 साल एटलीस्ट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। तो इसलिए मैंने RINL वाइजर पे जो स्किल प्लांट है वहाँ से इंटर्न किया था। उसके बाद तो थर्ड मतलब 6 सेम खत्म हो गया था, उसके बाद फाइनल ईयर आ गया था। तो फाइनल ईयर में फिर बीटेक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। पहले मेरा प्रोजेक्ट था DMS पे, लाइक फिर DMS बेसिकली मेटल ऑक्साइड ट्रांजिशन मेटल ड्रॉप, जो आयन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो मतलब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे कैसे यूज होता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट था। पर अनफॉर्चुनेटली जो कोविड था वो इसलिए सारे लैब्स बंद थे, तो उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करके उसी का जो मॉडलिंग वाला पार्ट है उसको करना पड़ा। जैसे मॉलिक्यूलर डायनामिक्स को यूज करके कैसे मटेरियल्स मॉडल कर सकते हो और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मेरा बेसिकली फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट था वो सेफ मेमोरी एलॉयज पे था। ये तो मेरा सेफ मेमोरी एलॉयज के ऊपर था। वो तो बेसिकली होता है कि कार्ड बेस प्लस टेंस में यूज होता है। तो वो तो जैसे एक्सपेरिमेंट में आप निकल टाइटेनियम एलॉय जो है आप डेवलप कर सकते हो, पर एक्सपेरिमेंट का वो भी एक मतलब लिमिटेशंस होता है कि आपको पता नहीं है कि कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ परमुटेशंस हो सकते हैं 2 मेटल या फिर 3 मेटल का एक साथ आप ऐड करोगे तो कौन से कंपोजिशन, क्योंकि 0 to 100 कंपोजिशन में आप ऐड करते हो तो 3 का बहुत सारे लाखों करोड़ में हो सकता है जो कॉम्बिनेशन है, तो आपको पता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मॉडलिंग को अच्छे से सीखते हैं। तो उससे क्या होता है, मॉडलिंग से क्या होता है, आपका आधा काम कंप्यूटर ही कर देता है। आपको बस प्रॉपर्टीज ऐड करने होते हैं एनालिसिस के लिए, एटॉमिक लॉज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स जो होता है उसको अप्लाई करना होता है। कभी कभी एटॉमिस्टिक सिमुलेशन मॉडलिंग का जो डिफरेंट प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरीज होता है उसको भी ऐड करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक मतलब प्रेडिक्टेड रिजल्ट निकलता है कि हाँ ये अगर कॉम्बिनेशन हुआ
तो इसका प्रॉपर्टी आउटकम ये हो सकता है। तो वो क्या है कि हेल्प करता है आपको सॉर्ट आउट करने के कि ये जो डोमेन है ये बेसिकली मटेरियल्स मॉडलिंग का ये मतलब यूजेस होता है, वो आपके जो काम का डोमेन होता है या फिर सिलेक्शन का डोमेन होता है वो बहुत रिड्यूस कर देता है। तो तब आप उसके बाद एक्सपेरिमेंट पे जा सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का एक बहुत कभी कभी लार्ज एंड कम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं कैटेगराइजेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो वो जो कॉस्ट है वो आपका बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मटेरियल मतलब मॉडलिंग एक बहुत जरूरी पार्ट है मटेरियल्स इंजीनियरिंग का, चाहे आप इंडस्ट्री में हो प्रोसेस मॉडलिंग तब जरूरी होता है, चाहे रिसर्च में हो तो मटेरियल्स मॉडलिंग जरूरी होता है। तो इसलिए वो किया था। अब उसके बाद तो फाइनल ईयर खत्म हो गया बीटेक प्रोजेक्ट और जॉब में आ गया। अभी जैसे जॉब में सीख रहा हूँ कि कैसे इंडस्ट्री में एक्चुअली प्रोडक्शन होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जैसे हमको लगता था कि एफिशिएंट इतना क्यों नहीं आ रहा, एफिशिएंसी इतना कम क्यों आ रहा है, एफिशिएंसी इतना कम क्यों आ रहा है एंड मतलब डिफेक्ट्स इतना क्यों है। तो मतलब पहले आइडिया रिसर्च लैब्स में जैसे एकेडमिक्स के जो डॉक्यूमेंट्स आते थे या फिर पेपर्स आते थे उसमें उतना सारा डिफेक्ट नहीं आता था, पर वहाँ पे लिमिटेशन होता था क्योंकि वो लैबोरेटरी स्केल पे है। अभी इंडस्ट्रियल स्केल पे एफिशिएंसी कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक पैरामीटर को थोड़ा बहुत भी चेंज करोगे दूसरा पैरामीटर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और कॉस्ट का भी बात आता है। तो आपको हमेशा से देखना पड़ेगा कि एक जो कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है, पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर्टी चेंज करने से या फिर एक प्रॉपर्टी का जो रीजन है उसको चेंज करने से दूसरा प्रॉपर्टी में कितना ज़्यादा या फिर कम इफेक्ट आ रहा है। तो आपको दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि आपका क्वालिटी भी अच्छा हो एंड आपका प्रोडक्शन भी अच्छा हो, आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी में मतलब कंट्रोल पे रहे, ताकि आपका एंड प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ ना जाए, तो कॉम्पिटिटिवनेस में प्रॉब्लम आएगा मार्केट में। तो ये सारी चीज़ मेरे को अभी जानना है कि 1-2 साल जॉब करके सीखना है कि जैसे कैसे ये चीज़ों को एडॉप्ट कर सकता हूँ मैं बाद में, अगर मेरे को कभी फ्यूचर में रिसर्च में जाना है। तो कोई ऑब्वियसली रिसर्च में जाएंगे तो कोई प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। दुनिया मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत एनर्जी रिलेटेड है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड है, बायोमेटेरियल्स रिलेटेड है। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो नॉर्मल ह्यूमंस परचेज कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वो जो गैप है उसको जानने के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि चाहे कोई रिसर्च के लिए कितना भी इंटरेस्टेड हो, उसको बीटेक के बाद 1 साल एटलीस्ट जॉब करना चाहिए। राइट, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी अलग इंडस्ट्री है, इसमें मतलब कि आपको वर्क करने समय बहुत से फैक्टर्स पाया जाए जो एक्चुअली रिसर्च में लोग कंसिडर करना पड़ता हाँ, रिसर्च में हम लोग बहुत कंट्रोल वे में करते हैं, पर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। है। और ये भी आपने ये 4 इयर्स का पूरा एकदम आपने एक समरी दे दिया। अब ये आपका प्लेसमेंट का राउंड कैसा था और प्लेसमेंट के लिए क्या टिप्स होगा? जैसे प्लेसमेंट के लिए हमने भी अपने सीनियर से बात किया था, तो उन्होंने भी बोला था कि जैसे वेदांता नॉन एक्सट्रैक्टिव मेटल्स पे फोकस ज़्यादा करता है, क्योंकि एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री, जिंक इंडस्ट्री है। तो हमने वही नॉन फेरस एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में ज़्यादा फोकस किया था। उसके बाद जो फिजिकल मेटलर्जी का पार्ट होता है, जो जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, तो वो हीट ट्रीटमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो किए थे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि आप लोग अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहता है सब, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट अच्छे से किए थे। ऊपर से जो फिजिकल मेटलर्जी का वो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, डिफेक्ट्स इन नॉन क्रिस्टल्स, वो जो पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फेज डायग्राम, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो किस प्रोसेस से थ्रू गुजर रहा है, कैसे टेम्परेचर, कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस है, कैसे केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे हो रहे हैं, उस पर भी आपका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होता है वो मतलब डिपेंड करता है। तो बेसिकली वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड कोरोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज़ बेसिकली कोरोजन जो होता है वो तो यहाँ पे ज़्यादा दिखता नहीं है, मतलब जिंक जो प्रोडक्ट होता है उनमें ज़्यादा दिखता नहीं है, इसीलिए जिंक गैल्वेनाइजेशन का यूज़ करते हैं। पर जो बेसिकली अगर कोई स्टील इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो कोरोजन का जो पार्ट होता है मेटलर्जी में, वो मतलब एक्चुअली मेटलर्जी का भी पार्ट होता है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो होता है उनके लिए भी होता है वो चीज़, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बाकी ऐसे वेल्डिंग का उतना ज़रूरत है नहीं प्रोडक्शन में। एंड एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी वाला पार्ट जैसे नॉन फेरस एंड फेरस दोनों ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहना चाहिए पूरी तरीके से। एंड मैकेनिकल मेटलर्जी में जो जैसे ऑपरेशंस होते हैं, रोलिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, वो सारी चीज़ें पूरे प्रोडक्शन प्लान के साथ ही होता है, क्योंकि प्रोडक्शन प्लान से जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो उसी के शेप में निकलता है, कि सीट मेटल निकलेगा या फिर रॉड निकलेगा या फिर पैलेट्स निकलेगा, वो सब उसी पे डिपेंड करता है। तो वो वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सारी चीज़ जैसे नॉर्मल आप करते हो वो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉलेज ज़्यादा होगा तो बेहतर होगा इंटरव्यू फेस करने के लिए। मेरा जैसे हुआ था पहले, तो जैसे सारे कंपनीज में होता है कि इंटरव्यू राउंड होता है, टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड में नॉर्मल क्वेश्चन जाते हैं, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज, तो वो पूछा गया था। उसके बाद एप्टी हुआ था, एप्टी भी नॉर्मल रहता है। उसके बाद जो टेक्निकल राउंड हुआ था उसमें मेरा इंटर्नशिप मेरे को बहुत हेल्प किया था। मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो ऐसे बोला था, ज़्यादा फोकस मैंने इसी पे किया था कि मैंने क्या क्या इंटर्न किया है, क्या क्या प्रोजेक्ट किया है। तो आप ऐसे आप इंटरव्यू को अपनी तरफ मतलब थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हो कि आप जो भी बोलोगे वो उसी से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो उसको झट से मत बोल दो, तो अगर मतलब वो बाद में क्वेश्चन पूछने लगेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो मैंने बेसिकली उसको फोकस किया था कि मेरे को प्रोजेक्ट का इंटेंट किससे पूछे। सॉरी, तो मैंने जैसे आरआईएल प्रोजेक्ट में जो स्टील मिल्स के ऊपर किया था उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने सारी डिटेल्स पूछा कि कैसे किया, क्या एक्सपेरिमेंट था, आपने कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि आपके टेस्ट के लिए तो प्रोडक्शन रुक नहीं सकता। तो उसको चलाते हुए भी आप कैसे अपने लाइक डिजायर्ड सैंपल्स को कलेक्ट करते हो, कैसे उसका एनालिसिस करते हो, उसको कैसे जो रियल टाइम जो डेटा होता है प्लांट में चल रहा है प्रोडक्शन का, उससे कैसे टैली करते हो, वो सारी चीज़ पूछा था मेरे से। पैरामीटर्स कैसे हो, मैंने आईटी खड़गपुर में जो इंटर्न किए थे उससे भी पूछा था, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली अलग डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो उनको जानना होता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो बेसिकली ये जो 2 प्रोजेक्ट में इंटर्न था मेरा, यहाँ से मेरा 25 मिनट का इंटरव्यू चला था टेक्निकल। और बाकी इसके बाद थोड़ा बहुत पूछा था मटेरियल्स, बेसिक मटेरियल्स इंजीनियरिंग के बारे में, कितने टाइप्स के मटेरियल्स हो गए, किस मटेरियल्स का क्या क्या खासियत होता है, तो वो सारी चीज़ें बाकी पूछ लिया। बाकी बस ऐसे आधा घंटा मेरा टेक्निकल राउंड चला था। उसी के बाद एचआर राउंड एक होता है। एचआर राउंड सिंपल होता है, वो जानना चाहता है कि आप क्यों आना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है। पर मतलब ये क्वेश्चन बहुत जनरली पूछता है कि आप मतलब आपको
क्यों हम कंपनी ले, मतलब क्यों बाकी स्टूडेंट को ना लेके आपको ले, तो वो सारे आंसर्स पता होना चाहिए आपको। मेरे इंटरव्यू के टाइम पे एचआर इंटरव्यू उतना फोकस नहीं था, उन लोगों का टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस था, तो इसलिए मेरे को सारे फेस नहीं करना पड़ा। पर जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनको ये बोलूँगा कि आप मतलब वेदांता के इंटरव्यू में अगर जा रहे हो तो उससे पहले आप कॉलेज में जो कैंपसिंग होता है बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है, तो आप ट्राई करो बाकी इंटरव्यूज में भी एटलीस्ट 1-2 बार बैठना, ताकि वो प्रॉब्लम आपको पहली बार में ना फेस करना पड़े। तो ऐसे आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा। सबको पहले डर लगता था कि हमको भी लगा था, जैसे जुलाई से अक्टूबर का जो टाइम होता है, तो हमको भी लग रहा था कि हाँ कैसे इंटरव्यू फेस होगा, नहीं होगा। पर धीरे धीरे वो डर कम हो गया, क्योंकि हम बैठते रहे, 2-3 इंटरव्यूज में बैठे, फिर देखे कहाँ गलती हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका ये बिल्ड हो जाएगा। और वेदांता का जो इंटरव्यू होता है वो जनरली मतलब कैंपसिंग जो होता है थोड़ा लेट से होता है, नवंबर दिसंबर इस टाइम से, तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए इनफ टाइम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। बस फोकस के साथ पढ़ाई करो और बस यही, बाकी चिल, कॉलेज लाइफ तो चिल है। Yes, now we are towards the end of this podcast. So भैया आपका कुछ फाइनल मैसेज सब बच्चों के लिए, NIT दुर्गापुर के पूरे स्टूडेंट बेस के लिए? हाँ, मैं NIT दुर्गापुर के खास करके मेट्रोलॉजी स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा कि रिवर्स में मत रहो। कुछ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ऐसी है बेसिकली, वो लोग या फिर IT का जो क्रेव रहता है उसमें ज़्यादा फोकस मत करो। आपके पास जॉब्स की कोई कमी नहीं है, एक्चुअली अच्छी मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर्स की कमी है इंडिया में, इसीलिए मतलब वो लोग इवन मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे बाहर से भी हायर करते हैं, क्योंकि इंडिया में मतलब एक स्किलफुल जो मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर होता है उसकी कमी है। तो आप वो जगह पूरा कर सकते हो। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है और रिसर्च में जाना है तो कोई चाप ही नहीं है, क्योंकि मेटेरियल्स इंजीनियरिंग ऐसा डोमेन है, आप हर डोमेन में एंटर कर सकते हो रिसर्च में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी करना है मतलब पहले से क्लियर रहो। 2-3 बार थोड़ा डाउट मतलब चेंजेस आएगा आपके 4 साल के कैरियर में। कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कैरियर चेंज करना, हाँ पहले सोचा कि रिसर्च करना है, फिर सोचा इंडस्ट्री में जाना है, फिर एक बार सोचा कि नहीं IT में जाना है, तो ये सारे चेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि आप मतलब आपका जो सर्कमस्टेंस है उस हिसाब से थोड़ा बहुत आपका फीलिंग आता रहेगा। पर अपने आप गोल पर फोकस रहो। अगर आपको टाइम लो, 1 महीना बैठो खुद के साथ कि मेरे को क्या करना है, आप पहले जानो, एक बार सेट हो जाने के बाद आप सिर्फ उसी में फोकस करो। आपको गेट देना है तो दो, अच्छे से दो, आपको GI देना है, बाहर जाना है वो भी अच्छे से करो, रिसर्च करना है तो रिसर्च भी अच्छे से करो, जो भी करना है अच्छे से करो। और बाकी प्रेशर का कुछ नहीं है, आप NIT स्टूडेंट हो, इतना दिमाग आप में हो कि आप अच्छे से कुछ भी निकाल सकते हो, तो आपको कोई चाप नहीं है। बस फोकस के साथ पढ़ाई करते रहो और बस खुश रहो। So thank you भैया for giving your time. Thank you so much. So now I am ending this podcast. If you like this video, please do like, share this video among your friends, and do subscribe the channel. And yes, if you have any further doubts from Bhaiya, then you can write in the comment section, because I will be redirecting those comments to Bhaiya personally, and Bhaiya will be trying to reply to each one of you. So if you have any doubts, then do write there. Thank you everyone. Thank you Nasir, thank you for giving me the chance to speak out. Thank you भैया. Experiences. Thank you. Good day everyone. Thank you. Good day.